न्यू सतपुड़ा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपनी यूनिट चल रही है सिंगल फेस AC सर्किट और आज का टॉपिक है आपके पास प्योर कैपेसिटिव सर्किट। जैसा आप लोगों के सामने दिख रहा है प्योर कैपेसिटिव सर्किट का एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है और एक ये वेव फॉर्म बना हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट किसे कहते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें पावर क्या होगी, पावर फैक्टर क्या होगा और बाकी के इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले प्योर कैपेसिटिव सर्किट में देखते हैं कि अपने पास एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस को C मान लिया जाए और एक ये AC सोर्स लगाया गया है जो सिंगल फेस AC सप्लाई अपने को प्रोवाइड कर रहा है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट एक ऐसे सर्किट को बोलेंगे जिसमें केवल कैपेसिटेंस मौजूद होगा, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ये मौजूद नहीं होगा, केवल और केवल कैपेसिटेंस मौजूद होगा। इस कैपेसिटर के सिरों पर इस AC सोर्स के द्वारा यदि V वोल्टेज आरोपित किया जाता है या V वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है तो इस सर्किट में बहने वाली करंट को यदि I मान लिया जाए तो अब अपने को इस I का मेजरमेंट करना है या कैलकुलेशन करना है कि इस सर्किट में बहने वाली करंट का मान क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इस प्योर कैपेसिटिव सर्किट जिसमें केवल और केवल कैपेसिटेंस मौजूद है, मतलब एक कैपेसिटर लगाया गया है, इस सर्किट में बहने वाली करंट को ओम के नियम से निकालते हैं। तो ओम का नियम बोलता है अपने पास I बराबर V/Z, जहाँ पर V जो है इलेक्ट्रिक प्रेशर बोल सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं और जो Z है वो इम्पिडेंस कहलाएगा। ठीक है, ये वोल्टेज की RMS वैल्यू पर से निकलेगा, मतलब कोई भी वोल्ट मीटर लगाने से अपने को V की वैल्यू मतलब RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकलता है और ये इम्पिडेंस है। इम्पिडेंस मतलब इस सर्किट में होने वाली टोटल रुकावट या प्रतिबाधा। तो अगर अपने को प्रतिबाधा निकालना है तो जैसे ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें केवल कैपेसिटेंस मौजूद है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि इस सर्किट में जो इम्पिडेंस होगा वो इस कैपेसिटर के जो रुकावट है, कैपेसिटर में जो रुकावट डालेगा उसके कारण होगा। जैसे कैपेसिटर का गुण होता है कैपेसिटेंस, लेकिन जो इसमें रुकावट डालता है या जो इसमें जो भी प्रतिबाधा आएगी वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC के कारण आएगी। मतलब यहाँ पर Z बराबर अपने पास आ जाएगा XC, जहाँ पर XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और XC बराबर अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। XC बराबर होता है 1/2 पाई F इंटू कैपिटल C, जहाँ पर 2 पाई कॉन्स्टेंट लेंगे और जो F रहेगा वो आपकी रहेगी फ्रीक्वेंसी या जिसको हिंदी में बोला जाता है आवृत्ति, जिसकी इकाई हर्ट्ज में ले सकते हैं या तो साइकिल प्रति सेकंड इसमें लिया जाता है। वैसी जो आपका C है ये कैपेसिटर का गुण होता है, मतलब इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस और इसकी इकाई फैरड, माइक्रोफैरड इन सब में होती है। फैरड, माइक्रोफैरड ये इन सब में इसकी राशियाँ होती है। अब इस वैल्यू को XC की जो वैल्यू आई है, अगर XC कैलकुलेट करना है किसी फॉर्मूले में या फिर किसी क्वेश्चन में तो अपने को इन क्वांटिटीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अब इस XC को अपन इस Z की जगह रख सकते हैं। यहाँ से अपने को पता चला है कि इस सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण प्रतिबाधा उत्पन्न हो रही है, तो अपने को इस जो आप इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं इस पर वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका I बराबर V/XC। ये इस सर्किट में बहने वाली करंट को बताता है। अब इसके आगे अपने को पावर की गणना करना है, पावर फैक्टर की गणना करना है, उसको कैलकुलेट करते हैं। सिंगल फेस AC सर्किट के लिए जो बेसिक फार्मूला था अपने पास पावर के लिए वो होता है W बराबर V/I इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर कॉस थीटा पावर फैक्टर को दिखाता है। इस पावर फैक्टर का कैलकुलेशन करेंगे तब जाके अपने को इस सर्किट में बहने वाली या इस सर्किट का जो टोटल पावर है, एक्टिव पावर, उसको अपन निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा का अपन फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है R/Z। कॉस थीटा बराबर R/Z, जहाँ पर R रेजिस्टेंस को दिखाता है जबकि Z इस सर्किट के इम्पिडेंस को दिखाएगा। लेकिन इस सर्किट में अपन देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो मौजूद नहीं है, केवल इम्पिडेंस मौजूद है और जो इम्पिडेंस आ रहा है वो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण आ रहा है। मतलब इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस बराबर 0 हो जाएगा, जबकि इम्पिडेंस बराबर हो जाएगा XC के, जहाँ पर XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इस वैल्यू को जब इस इक्वेशन में, यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम देता हूँ,
ये दोनों वैल्यू को जब इक्वेशन 2 में रखते हैं तो अपन देखते हैं कि कॉस थीटा बराबर हो जाता है आपके पास, आर की जगह रख दी अपन ने 0 और जेड की जगह रख दी एक्स सी। तो जब 0 अपन एक्स सी कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर अपने पास आ रहा है कॉस थीटा बराबर 0। अब कॉस थीटा बराबर 0 से अपने को पता चल रहा है कि इस सर्किट का पावर फैक्टर, मतलब प्योर कैपेसिटी सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो होगा आपके लिए 0 पावर फैक्टर। अलग अलग प्रकार के 4 पावर फैक्टर अपन ने पढ़े थे, जैसे यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग और 0 पावर फैक्टर। तो जब भी कॉस थीटा की वैल्यू 0 आती है, उस कंडीशन में उस सर्किट का पावर फैक्टर 0 पावर फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ से अपना कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई। अब कॉस थीटा की वैल्यू को पावर निकालने के लिए यूज़ करते हैं अपन। कॉस थीटा की वैल्यू अपने पास निकली 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0 निकली, इसको इस इक्वेशन में रखते हैं तो देखते हैं कि W बराबर अपने पास हो जाएगा V इंटू आई इंटू 0। ये 0 की वैल्यू जब तीनों का कैलकुलेशन होगा तो अपने को दिख रहा है कि W बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। मतलब इस सर्किट की जो पावर है या जो शक्ति है वो भी आपकी 0 होगी, पावर फैक्टर भी 0 और शक्ति भी 0। अब इसके द्वारा फिर अपन जो है आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अपन ने देखें कि यहाँ कॉस थीटा बराबर 0, W बराबर 0, और इसके माध्यम से फिर अपन वेव फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पावर फैक्टर का मान अपने पास कॉस थीटा बराबर 0 आया, मतलब 0 पावर फैक्टर। और जब अपन फेज डिफरेंस निकालते हैं, मतलब इस थीटा की वैल्यू को निकालते हैं, तो थीटा बराबर आपके पास हो जाता है 90 डिग्री, क्योंकि कॉस के 90 डिग्री कोण के लिए ही उसका मान 0 होता है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। और इसकी सहायता से अब अपन वेव फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। जब इस अपन वेव फॉर्म में आते हैं तो अपने को देखते हैं कि यहाँ पर 2 वेव फॉर्म बनी है। जो ब्लैक कलर से आपके पास बनी दिख रही है वो आपकी करंट की वेव फॉर्म है, जबकि जो रेड कलर से जो आपकी वेव फॉर्म दिख रही है वो वोल्टेज की वेव फॉर्म दिख रही है। अब इसको समझते हैं तो देखते हैं कि जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाता है, उस कंडीशन में जो वोल्टेज है वो अपने मिनिमम कंडीशन में होता है। करंट जब मैक्सिमम कंडीशन में हो जाता है उस समय वोल्टेज अपने मिनिमम कंडीशन में होता है। इसका मतलब यदि करंट पहले मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंच गया तो उसका साइकिल पहले कंप्लीट होगा, और जबकि उसी समय पर जब वोल्टेज अपने मिनिमम कंडीशन में है, मतलब वो वोल्टेज को अपना साइकिल कंप्लीट करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। वैसे भी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि जब जो क्वांटिटी आगे होती है वो लीडिंग कहलाती है, जो पीछे रहती है वो लैगिंग कहलाती है। और जो अपने को इस सर्किट के पूरे पावर फैक्टर को अब डिसाइड करना है कि लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, क्या होगा, या फिर कौन सा वेवफॉर्म पहले बनेगा, तो उसको अपन इस हिसाब से देख सकते हैं कि यहाँ करंट आगे हो गया और वोल्टेज पीछे हो गया, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस अपने पास यहाँ से दिख रहा है 90 डिग्री। तो देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर दोनों के जो साइकिल बनने में जो समय लगेगा उसमें, या जो फेज डिफरेंस रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, जहाँ पर करंट आगे है जबकि वोल्टेज पीछे है। इसी आधार पर जो है जब करंट आगे है और वोल्टेज पीछे है तो इस वेवफॉर्म के आधार पर आपका वेक्टर डायग्राम बनता है। इस वेक्टर डायग्राम को जब अपन बनाते हैं तो देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपका वेक्टर फॉर्म बनेगा। अपन उस वेवफॉर्म की सहायता से इसके वेक्टर डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ मैंने वोल्टेज लिख दिया, तो यहाँ मेरे को करंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि करंट का जो साइकिल है वो पहले कंप्लीट हो रहा है और वोल्टेज का साइकिल बाद में कंप्लीट हो रहा है। करंट आगे है जबकि वोल्टेज पीछे है, और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। वैसे भी अपन जब एंटी क्लॉकवाइज आके देखेंगे तो देखेंगे कि करंट आगे दिख रहा है और वोल्टेज पीछे दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपका वेक्टर फॉर्म कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इस सर्किट का पावर फैक्टर आपका 0 रहेगा, इस सर्किट की पावर भी आपकी 0 रहेगी। प्योर कैपेसिटी सर्किट के लिए अपन समरी और सारांश देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, इस सर्किट में बहने वाली जो करंट है आपकी I, वो हो जाएगा आपका V/XC के, जहाँ पर XC जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जबकि V जो है वोल्टेज है। दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं कि इस सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होता है। तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि इस सर्किट का जो पावर फैक्टर है cos थीटा बराबर 0 होता है, मतलब 0 पावर फैक्टर। इस सर्किट के लिए जो पावर है, मतलब एक्टिव पावर है, उसका मान भी आपका 0 हो जाएगा। और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट वोल्टेज से आगे होती है, मतलब करंट आगे और वोल्टेज पीछे।
इस आधार पर आप प्योर कैपेसिटी सर्किट की गणना कर सकते हैं। अगले टॉपिक में अपन देखेंगे आरएल सीरीज सर्किट। थैंक यू।